स्टार्टिंग ऐसे टॉपिक से किसी कुछ कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो कल डिस्कशन हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी की, बस तो आगे बढ़ेंगे। तो मैंने रिवॉर्ड शो की स्टार्टिंग कर दी थी, उसके स्टेटमेंट्स आपको लिखा दिए और एक बार ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहीं से आगे लेक्चर स्टार्ट हो गया हमारा आफ्टर रिवॉर्ड शो। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा रिवॉर्ड शो के ना आपको, जो सोल्यूशन रिवॉर्ड शो को फॉलो करते हैं, जैसा पोटेंशियल ट्रेडर की क्लास स्टार्ट होगी। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जो रिवॉर्ड शो को फॉलो करते हैं, मतलब रिवॉर्ड्स के नियम का पालन करते हैं, जैसे बेंजीन एंड टॉलिन। देखो बच्चों, ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक ऐसा मिक्सचर है जो रिवॉर्ड शो को फॉलो करता है। अभी लिखना नहीं है किसी को। बेंजीन एंड टॉलिन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। एक हमारे पास मिक्सचर है फ्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ये मिक्सचर भी क्या करता है, रिवॉर्ड शो को फॉलो करता है, रिवॉर्ड शो को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन हो रहा है एन हेप्टेन एंड ऑक्टेन। वैसे किसी की आवाज ना आए। एन हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ये मिक्सचर भी क्या करता है, रिवॉर्ड शो को फॉलो करता है। अब देखो आपको मैं एक बात सिखाता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। देखो रिवॉर्ड शो के अंदर एक स्पेशल बात होती है, ये सिर्फ जो एप्लीकेबल होता है ना, आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आइडियल सोल्यूशन हिंदी में कहते हैं आदर्श solution। देखो आइडियल सोल्यूशन, रिवॉर्ड शो हर जगह नहीं लगता। जो हमने कल पढ़ा था ना, वो डिस्कशन सिर्फ आइडियल सोल्यूशन पे काम करता है। और देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल आपके सामने लिखे ना, इन एग्जांपल्स की एक खास बात है। आप देखो दोनों के दोनों कंपाउंड एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। आपको पता होगा इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हैलाइड है, ये एरोमेटिक हैलाइड है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, इस पर डिस्कशन होगा हमारा, आगे इस पर डिस्कशन चलेगा। आप पहले लाइन नोट करो सब लोग। कल के लेक्चर में लास्ट लाइन ढूंढ लो, रिवॉर्ड शो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ये लाइन वन लिख लो, रिवॉर्ड शो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। हिंदी में कहते हैं आदर्श विलयन। रिवॉर्ड शो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। रिवॉर्ड शो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। हिंदी में कहते हैं आदर्श विलयन। रिवॉर्ड शो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। हिंदी नेम होता है आदर्श विलयन। और ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। देखो ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। ये सब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग है, ये जितने एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस के। ठीक है, तो रिवॉर्ड शो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। और ये मैंने एग्जांपल आपको दे दी। इन एग्जांपल्स की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों कंपाउंड एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। साफ दिक्कत। अभी करेंगे इस पर डिस्कशन वाई। तो रिवॉर्ड शो हमारा यहाँ पूरा होता है, ये डिस्कशन पूरा होता है। ठीक है, अभी और देखो केमिस्ट्री आपको सिखाएंगे। चलो रख कर दूं, डन हो गया, बात ना करिए क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस किन्हें कहते हैं, आदर्श विलयन क्या होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए हेडिंग आइडियल सॉल्यूशंस। चलिए यार ध्यान दीजिएगा, आइडियल सॉल्यूशंस किन्हें कहते हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन की पहली खास बात क्या होती है, इसमें डेल्टा वीओ मिक्सिंग जीरो होता है। देखो नोट मत करें बिल्कुल भी, यहाँ लिखिए जरा ध्यान दें। ऐसी मान लेते हैं लिक्विड ए है, इसका वॉल्यूम ना 40 ml। लिखो मत, जरा ध्यान दें। एक लिक्विड भी है वो 20 ml। ठीक है जी, एक 40 ml एक 20 ml। अगर दोनों को मिला दें, अगर दोनों को मिलाने से आपको नेट वॉल्यूम 60 मिला, सबको लगेगा 40 + 20 60 ही होता है, 60 मिला। अभी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, हमारी केमिस्ट्री कहती है अगर इन दोनों को आपस में मिलाया आपने, ये वॉल्यूम 60 से बढ़ाओ 60 से कम हो सकता है। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे। अगर 60 हो जाए ना, आप बहुत सरप्राइज होते हैं। एक अचंभे वाली बात होती है कि 60 मिल गया, लगेगा सबको 60 मिला है, 60 मिल गया। ये मैथ्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है सर।
इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना आया? जीरो। देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वॉल्यूम में चेंज कितना आया? जीरो। आयतन में परिवर्तन कितना आ रहा है? जीरो। देखो ये पहचान होती है आइडियल सॉल्यूशन की। अभी को लिखे मत, आपने जितना वॉल्यूम मिलाया उतना आपको मिल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल। अब इस पर डिबेट होगी बहुत। दूसरा पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी पहचान पता क्या होती है? उसमें कोई एंथैल्पी चेंज भी नहीं होता। मिलाने से ना एंथैल्पी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जीरो। जो एंथैल्पी पहले थी वही एंथैल्पी समझो बाद में आ रही है। दैट्स इंटरेस्टिंग है, अभी किसी को नहीं लिखना है। ये आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है। और तीसरा पॉइंट पता क्या है? ओबे रेओर्सो। ऐसा सॉल्यूशन क्या करता है? कल का टॉपिक, वो रेओर्सो का पालन करता है एट एवरी कॉम्पोजिशन। वो हर कॉम्पोजिशन पे, हर कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी परसेंटेज ले लो आप, वो इसको फॉलो करेगा। कल का टॉपिक याद है? पी ए डिपेंड अपॉन एक्स से, पी बी डिपेंड अपॉन एक्स बी। देखो इसका पालन करेगा। अगर इन तीन कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल। वो आदर्श विलियन है। अगर तीन शर्तों का पालन हुआ, पहली बात, मिलाने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, मिलाने से एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, और वो रेओर्सो को ओबे कर रहा है, रेओर्सो का पालन कर रहा है एट एवरी कॉम्पोजिशन, हर कॉम्पोजिशन पे कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, हिंदी में आदर्श विलियन कहता है। एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिए हैं, जैसे बेंजीन टॉलिन दे दिया एग्जाम्पल। अभी करेंगे इसको और डिस्कशन भी होगा हमारा, ठीक है? तो आप नोट करिए तीनों कंडीशंस को, बहुत काम की कंडीशंस है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अभी समझा देंगे ये कंडीशंस क्यों आई। ये मत देखिएगा 20+40 60 वाली बात है, ये सब नहीं लिखना है, ये सब समझाने के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन मिक्सिंग, नो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व, नो चेंज इन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व, ओबे रिवर्सो एट एवरी कंपोजिशन। अगर ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है? एक आदर्श विलियन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड, मैंने देख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन अभी करेंगे और डिस्कशन करेंगे, इसके पीछे रीजन क्या, रीजन ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने फिर से पुराने वाला रिपीट कर दिया, बेंजीन टॉलरेंस। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया उम्मीद है। अगले स्टेप पे आते हैं इसके बाद, अब करें, फास्ट दिखा करें, ठीक है? अब इसका रिवर्स होता है देखो। अब इसका रिवर्स है कि बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं अनादर्श विलियन। अनादर्श वो आदर्श, वो अनादर्श, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, वो सारी कंडीशन को वॉलेट करता है। पहली बात, डेल्टा पी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। और तीसरी बात पता क्या है? डू नॉट ओबे रिवर्सो, वो रिवर्सो को ओबे नहीं करते। रिवर्सो को ओबे ना करने का मतलब है पी ए is not equal to P naught into x, and similarly the CD is not equal to P naught into x। ये कल के हमने टॉपिक सीखे तो उसके बेसिस पे लिखा है। तीनों कंडीशन का वॉल्यूशन हो गया, तीनों कंडीशन उल्टी हो गई, अभी किसी को लिखना नहीं होगा, ठीक है? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है। अब इसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप है। एक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रिवॉल्ट। इसको हिंदी में कहेंगे वो रिवॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो कर रहा है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रिवॉल्ट। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा बीओ मिक्सिंग मोर देन जीरो, ये जो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू जीरो से बड़ी जा रही है। डेल्टा जो मिक्सिंग मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, पी ए मोर देन पी नोट ए इंटू एक्स, पीबी मोर देन पी नोट बी इंटू एक्स। देखो जो तीन कंडीशन को फुलफिल करे उसे क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और कैसा डायरेक्शन दिखा रहा है वो? पॉजिटिव, धनात्मक विचलन। एक उल्टा
इसमें डेविएशन कैसा होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक विचलन। इसमें उल्टा होगा, वॉल्यूम पहले से घटेगा, तब तो डेल्टा भी लेस देन जीरो आएगा। एंथैल्पी पहले से घटेगी, वो भी लेस देन जीरो आएगी। वेपर प्रेशर भी पहले से घट जाएंगे। देखो, वेपर प्रेशर भी पहले से घट जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नो आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे डेविएशन कौन सा है? नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा है? पॉजिटिव। ओके, एक बार जरा इसको लिखो फटाफट जल्दी। ये सब आपने 11th 12th पे किया, वही सब चल रहा है। ठीक, क्लियर हो गया? क्या होता है आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन, सब पता होना चाहिए हमें। एक एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव डेरिवेशन का थोड़ा फेमस एग्जांपल है, आपने भी कभी क्लास 12 में किया हुआ। मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे डेविएशन कैसा होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव में क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ओके, और इनके रीजन मैं आपको दूंगा, ये एग्जांपल भी नोट करेंगे। एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। फिर उसके लिए सब लोगों ने उम्मीदें, देखिए, अब देखो इनके रीजंस बनाते हैं। अब देखो इनके पीछे रीजन बनाते हैं, कहाँ पे सोल्यूशन आइडल बनते हैं। जैसे आइडल में क्या हुआ था, मैंने आपसे कहा था, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है मिक्सिंग करने के बाद, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं है मिक्सिंग करने के साथ। वो रेओल्सो को फॉलो कर रहा था, अगर आपको याद होगा। चलो जरा सब ध्यान दीजिए, देखिए अब समझने वाली केमिस्ट्री आ रही है। इसके पीछे रीजन है, देखो अगला रीजन समझ। चलो सब बच्चे अटेंशन देगा। देखो मैंने अभी आपको आइडियल देना एग्जांपल दिए, जैसे बेंजीन एंड टॉलिन। अब लिखना नहीं है किसी को, रिपीट होनी है सारी बात। बेंजीन एंड टॉलिन, अब मैंने एक बात सोचने वाली है, ये मैंने दोनों कंपाउंड एक ही फैमिली वाले क्यों लिए, एक ही परिवार वाले क्यों लिए, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर है ना। इसके पीछे रीजन क्या है, जिसको देखिए। देखो आप ध्यान दें, देखिए पता क्या होता है, जैसे आपके पास बेंजीन है, बेंजीन को भी हमने ऐसी कंपाउंड ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ऐसे अपनी कन्वीनियंस से। क्या होगा जब आपके पास बेंजीन है ना, एक मिनट, देखो बेंजीन है ना आपके पास, ये जो बेंजीन के मोलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या होगी, इंटर मोलिकुलर फोर्स, अंतराणविक बल। ऐसे बी के अंदर भी होगा, वो तो हर एक में होता है। अब सुनिए, पता मैंने कंपाउंड एक ही फैमिली की क्यों लिए, बताओ एक ही फैमिली क्यों लिए? नहीं, डिसॉल्व होना इश्यू नहीं है। डिसॉल्व तो एक, डिसॉल्व तो ये हो ही रहे हैं। कल का टॉपिक था मिसिबल लिक्विड्स, यहाँ पे डिसॉल्व होना इश्यू नहीं है। मैंने कंपाउंड एक ही फैमिली के लिए, और दोनों के मोलर मास में ज्यादा अंतर नहीं है, अणु भार में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स का लेवल यहां है, वैसी ही फोर्स यहां है। और जब इनको मिलाया तो भी फोर्स क्या होगी, वैसी ही आएगी। दोबारा देखो, दोबारा आप ये ध्यान से देखो, ये कंपाउंड दोनों एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के, और ज्यादा अंतर तो इनमें है नहीं। तो जो फोर्स का लेवल बेंजीन में है ना, वही फोर्स का लेवल टॉलिन में है।
वही फोर्स मिलाने से क्रिएट हो रही है। देखो ध्यान दो, जो फोर्स में डिफरेंस ही नहीं आया, बल में अंतर नहीं आया, तो वॉल्यूम में डिफरेंस कहां से आएगा? तभी तो वॉल्यूम क्या मिल रहा है हमें? सिंपल से मिल रहा है। अगर मैंने 20 और 40 को मिलाया था तो मेरे को 16 मिल रहा है। आपको पता है ये ज्यादा कम कब होता है? जब फोर्स में डिफरेंस आता है। देखो उसको समझने की कोशिश करो, ये है सबसे मेन चीज। जो फोर्स का स्टैंडर्ड एक में है वही दूसरे में है, और वही मिलाने के बाद है। जैसे मान लो, एक मिनट, आपको सहारनपुर से कहीं बाहर शिफ्ट कर देता है, सुनो पहले ध्यान से, आपका किसी का, आप में से एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में हो गया। और वो जो मेडिकल कॉलेज है ना, वो भी ना सहारनपुर जैसा एनवायरमेंट है वहां। बताओ आप में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप यहाँ रहते हो वैसे ही वहां रह रहे हो, वैसे ही दोस्त है, वही फ्रेंड सर्किल है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तब आएगा जब वहां का कल्चर यहाँ से बहुत अलग होगा। आप यहाँ साउथ में करेंगे, अब आप साउथ में जाएंगे नेचुरली बदल जाएंगे। अब वहाँ हिंदी बोली नहीं जाती है, आपको हिंदी बोलने की हैबिट ही खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा इंग्लिश में बात करेंगे, वहाँ खाना कल्चर अलग है, सबको बताइए, डिफरेंस आ गया। तो नो डाउट, जो फोर्स का स्टैंडर्ड एक में है, जो बल का लेवल एक में है, वही दूसरे में है। और वही मिलाने के बाद है, सबसे मेन बात है, वही मिलाने के बाद है। इसलिए तो वॉल्यूम चेंज जीरो आ रहा है, एंथैल्पी चेंज जीरो आ रही है, और रेओल्सो को फॉलो कर। बोलो आया समझ? अब दूसरी बात, अभी अभी किसी को लिखना, अब डेविएशन पॉजिटिव कब होता है? अब ए में कोई फोर्स है, बी की भी कोई फोर्स है। पहली बात, फोर्स का लेवल क्या है? अलग अलग। ये अलग अलग है। जब इनको मिलाया, रिजल्टिंग फोर्स पहले से क्या हो गई? वीक। बढ़ नहीं गई, घट गई। ये वीक फोर्स हो गई। ये फोर्स दोनों से कमजोर है। जब फोर्स दोनों से कमजोर है तो वॉल्यूम पहले से बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तभी तो वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। एंथैल्पी बढ़ेगी, वेपर प्रेशर पहले से बढ़ेगा। देखो बात पे गौर करो, यहाँ पे वीक फोर्स है, देखो लिख दिया मैंने वीक, कमजोर बल है। पहली बात, दोनों कंपाउंड एक फैमिली के नहीं है। बताओ एक फैमिली के ना होने से क्या हुआ? हाँ, फोर्सेस का स्टैंडर्ड अलग अलग, अलग अलग तरह की फोर्स है। मिलाने के बाद फोर्स कैसी आ रही है? वीक, कमजोर। जैसी वीक फोर्स आई, वॉल्यूम पहले से बढ़ गया, एंथैल्पी बढ़ गई, वेपर प्रेशर बढ़ गया। इज इट क्लियर? अब यहां पे आते हैं, जो ए के अंदर फोर्स है, वो फोर्स बी के अंदर नहीं है। और रिजल्टिंग फोर्स पहले से क्या है? स्ट्रॉन्ग। अगर रिजल्टिंग फोर्स पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वॉल्यूम पहले से घटेगा, इंथैल्पी घटेगी, वेपर प्रेशर घटेगा। देखो देखो, मैं मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ऐसे एक एक चीज लिखेंगे ना, आज सिलेबस पूरा करना एक चैलेंज है अपने। देखो मैंने कंक्लूजन लिख दिया स्ट्रॉन्ग फोर्स, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा था मैंने वीक फोर्स है, कोई लिखा हिसाब से। और यहाँ पे क्या है? सिमिलर फोर्स। मतलब शॉर्ट में क्या है ना, एक जैसा बल। अब इसको अपने नोट्स में से पढ़ सकते हो आप, जल्दी से कॉपी करना कर लो, ये शॉर्ट में लिखो एक एक वर्ड बस। हाँ ऐसे चीजें, कोई बोर्ड एग्जाम थोड़ा दे रहे हैं, कितना डिटेल में लिखे, टाइम वेस्ट करें। सारा काम फोर्स कर रही होती है। अगर फोर्स का स्टैंडर्ड वही है, सोल्यूशन आइडियल है। अगर फोर्स का स्टैंडर्ड सेम नहीं है तो सोल्यूशन नॉन आइडियल है। फोर्स पहले से स्ट्रांग है, डेविएशन नेगेटिव है, फोर्स पहले से वीक है, डेविएशन पॉजिटिव है, दैट्स ऑल। बातें नहीं स्टूडेंट्स, फोर्स वीक, फोर्स स्ट्रांग और फोर्स का स्टैंडर्ड वही, तीन चीजें हैं बस। फोर्स वीक, फोर्स स्ट्रांग और फोर्स का स्टैंडर्ड वही, तीन पॉसिबिलिटी निकल के आ रही। चलिए क्लियर हो गया उम्मीद है, सबको आया समझ? फोर्स वीक, फोर्स स्ट्रांग और फोर्स का स्टैंडर्ड वही है। चलो अगले स्टेप पे आते हैं इसके बाद। ठीक है, डन है। एक एक वर्ड तो इंक्लूड करना है, सब बातें पुरानी। देखो अपना कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाए, ग्राफ भी समझना है। कल हमारा लेक्चर ये था कि जो पीए था ना, वो एक्से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट वाज एक्से? क्या था एक्से बताना? हाँ, वही बात। सिर्फ मोल फ्रैक्शन कहने से बात नहीं बनेगी। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन। अब हम एक काम करते हैं,
पी ए वर्सेज एक्स से ग्राफ बना। ग्राफ कैसा आएगा, सबको दिख रहा है। वाई इज टू एम एक्स वाला ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे ग्राफ बनेगा। समझ रहे हो, ये कल के लेक्चर से कनेक्टेड है। वाई इज टू एम एक्स फुल हो गया तो ऐसा ग्राफ बनता है। इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, पी नोट ए। पी इज टू पी नोट ए इंटू एक्स है ना, तो इसका स्लोप आएगा पी नोट ए। इसका स्लोप पी नोट ए काउंट होगा। ये टेन थीटा होता है ना, इसको पी नोट ए बोलेंगे। ओके, तो इसका स्लोप पी नोट ए। चलो अभी कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, कल के टॉपिक से कनेक्टेड है। देखो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ना मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्सचर। देखो मैं करके दिखाता हूँ, कोई भी कल हमने एक फॉर्मूला बनाया था टोटल वेपर प्रेशर निकालने का, इन्वॉल्विंग जॉल्टर्स। कल हमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, याद है आपको? ठीक है। अगर अच्छा मैं इसमें एक बात मान लू कि एक्स से वन है, तो एक्स भी कितना हो, जीरो। तो पी इज टू क्या आएगा, पी नोट है। ये एक्स से वन है ना, ये फैक्टर तो जीरो हो गया, पी इज टू पी नोट। पी इज टू पी नोट, यहाँ पे एक्स को वन ले लो, और एक्स भी यहाँ पे कितना हो गया, जीरो, पक्का। और पी इज टू पी नोट है, तो इस एक्सिस पे ना कहीं पे कोई पॉइंट ले लो अपने मन से कहीं से भी, इसको पी नोट ए बोल दो, ऐसा पी नोट आ रहा है सबको समझ। और मिलत चलते हैं, चले जाने से क्या होगा, ये एक्स भी बढ़ेगा, एक्स भी जीरो से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक्स से घटेगा। और यहाँ पहुंचते पहुंचते एक्स भी क्या हो जाएगा, वन, और एक्स से क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपने एक्स भी को वन रख दिया, तो पी को टू क्या आ गया, पी नोट। यहाँ मान लो पी नोट दी, ये पी नोट दी, ठीक है। अभी नोट मत करना। देखो पहले मैंने ना इंडिविजुअल ग्राफ बनाते, मतलब अकेले अपने अपने ग्राफ, अकेले का अकेले बी का ग्राफ, ठीक है। दोनों ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हाँ पता क्या होता है, देख अब क्या होता है, हम ना यहाँ बीच में कहीं डिस्कस करते हैं, यहाँ इसी जगह। अब ना तो यहाँ पे एक्स से जीरो है ना एक्स भी जीरो, एक्स से भी कोई वैल्यू है, एक्स भी कोई वैल्यू। तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, कोई ना कोई प्रेशर का पॉइंट आएगा, ऐसे ना, मतलब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ऐसे यहाँ आएगा, सबके कोरस्पॉन्डिंग को वैल्यू आती है। अगर सबको मिलाए वो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ग्राफ इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आनी है। बोलो क्लियर हो रहा है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो आपका सोल्यूशन कैसा, आइडियल, क्या बोलते हैं इसको, आइडियल। देखो आइडियल सोल्यूशन की पहचान, आपको ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। अभी किसी को नोट नहीं करना, स्ट्रेट लाइन, तीनों ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन आ रहे। ये इंडिविजुअल थे, अपने अपने थे, और ये टोटल थे, जहां पे ए भी था एज वेल एज बी भी था, लेकिन स्ट्रेट लाइन आना आइडियल सोल्यूशन की पहचान। ठीक है, अभी नोट मत कर। अब बात करते हैं जब डेविएशन पॉजिटिव हो, धनात्मक विचलन। आपने इसको ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से किया होगा, बोर्ड्स में। देखो डेविएशन पॉजिटिव में क्या होगा, डेविएशन पॉजिटिव में ना प्रेशर पहले से बढ़ता है। देखो ऐसे ग्राफ आता है, देखो डेविएशन पॉजिटिव, धनात्मक विचलन, विचलन हो गया ना, अंतर आ गया। धनात्मक का मतलब बढ़ता हुआ, देखो धनात्मक विचलन। और जहां पे डेविएशन नेगेटिव होता है, नेगेटिव में ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव में ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव में ग्राफ देखो ये नीचे की तरफ आ जाए, देखो 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 लाइक दिस, देखो ऐसे ग्राफ आए। ये डेविएशन कैसा हुआ, नेगेटिव, यहाँ पे डेविएशन नेगेटिव, यहाँ पे डेविएशन पॉजिटिव, और यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं, यहाँ पे सोल्यूशन कैसा है, आइडियल, आदर्श। और ये हमने अकेले कंपोनेंट के लिए ग्राफ बनाया, अकेले अकेले। और इसका स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोप आपसे पूछेंगे कॉम्पिटिशन में, जब आप नोट करेंगे, अब नोट कीजिए। ये सब ट्वेल्थ में किया होगा आपने, बहुत ढंग से किया होगा, ट्वेल्थ बोर्ड में तो बहुत आता है ये, आपके एग्जाम में भी आता होगा। स्टूडेंट्स सब अच्छे से आए, बहुत ट्राई करिए। देखिए आपको बार बार कहते हैं आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं आती, वो पढ़ेगा देखो उसको प्रॉब्लम आएगी, जिसको आप घर पढ़ते ही नहीं, जिसको प्रॉब्लम नहीं आती ना घर पढ़ता ही नहीं है, मतलब बस टाइम पास करो। ठीक है बच्चे, दैट शुड बी क्लियर, ये अच्छे से आए बिल्कुल, स्टेप्स पे होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम हो लेकर आओ आप, जो भी आप अपनी साइड से बेस्ट करेंगे।
ये सब क्लैरिटी जोन है। ठीक है, जल्दी से बनाइए। ये बच्चे, दैट शुड बी क्लियर। डन हो गया? सबने कॉपी कर लिया? इसके बाद एक चीज आपको और सिखानी है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो अगले स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग। डन ना? थोड़ा फास्ट से फास्टर डेरिवेशन, आइडियल सोल्यूशन, और ये डेरिवेशन नेगेटिव, और ये सिंगल कंपोनेंट वाला ग्राफ। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूं? देखो, इस ग्राफ से एक सिंपल सा क्वेश्चन आराम से, आप एक कॉम्पिटिशन में ये ग्राफ बना हुआ आगे, मे बी, और किसी ने आपसे ये पूछा, सोच के बताना, देखो लॉजिक के साथ बताना, विच इज मोर वोलेटाइल, विच इज मोर वोलेटाइल, ज्यादा वाष्पशील कौन है, ए और बी? चलो भाई, चॉइस करो, या तो ए है या फिर बी, एक चॉइस करो, रीजन के साथ बताना, विच वन इज मोर वोलेटाइल, विच वन इज मोर वोलेटाइल, एक चॉइस करना, या तो ए या फिर बी। ए, तो वाई इज ए, राइट। देखो, ये पॉइंट ऊपर होने का मतलब ये नहीं, ये पॉइंट इससे ऊपर है, इसका मतलब पी नोट ए पी नोट बी से बड़ा है, करेक्ट? ए ज्यादा वोलेटाइल है। बहुत क्लियर हो गया? एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ऐसी ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एक्स, है ना, इसका नाम रख देते हैं ए, ऐसे कुछ पॉइंट ए या बी, ऐसे कुछ नाम रख दिए बटन, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट रख दिया वाई, यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया जेड। बताओ, इनमें से किस पॉइंट पे ए एंड बी का वेपर प्रेशर सेम, ए एंड बी का वेपर प्रेशर सेम, पी ए बराबर पीवी कब है? फिर एक पॉइंट चॉइस करो, एक पॉइंट ढूंढो अपने आप जहां पे ए और बी का वेपर प्रेशर सेम, बता सकते कहाँ है? देखो, ये पॉइंट है, ये रहा, इस पॉइंट को ऐसे बढ़ा दी, इधर ही बढ़ा दी, ये रहा। जो प्रेशर ए का आएगा वही बी का आएगा, यहाँ दोनों के प्रेशर सेम, बता रहा सर? Yes, sir। इस प्रेशर में मोल फ्रैक्शन क्या क्या है, वो यहाँ से निकालो, तो नीचे आओगे ना, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स से ही वैल्यू, कुछ ना कुछ एक्स की, ये सब चीजें ना जब बुक्स में से क्वेश्चन करते हैं ना, मिलते हैं, अपने आप ही दिमाग चलना शुरू होता है, ऐसा थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता जो आप पढ़ रहे हैं, ये तो पचासों बार हो जाती है। चलो, इसको हटा दीजिए। अगला हेडिंग, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज। ऑप्शन कैसे जोड़ रहे हैं क्लिनिक खोलने के लिए, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, सबसे पहले बुक ही ले लो, बेटर रहेगा। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, इसको वाई से रिप्रेजेंट करता है। आपको सिखाते हैं कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैसे निकलता है, वेपर फेज। देखो, जैसे अभी कल हम बार बार कहते हैं लिक्विड फेज, अब देखो यहाँ की बात हो रही है, ये होती है वेपर फेज, वाष्प अवस्था। देखो बच्चे, यहाँ निकलती है, ये है वेपर फेज। अब मैं आपको यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाऊंगा, इसको वाई ए भी बोलेंगे और बी के लिए वाई बी बोलेंगे। आया समझ? एक्स से एक्स भी क्या थे, एक्स से एक्स भी क्या थे, मोल फ्रैक्शन है।
लिक्विड फेस, ये लिक्विड फेस में था, वेपर फेस की बात है। अब देखो इसको निकालने का एक फॉर्मूला सिखा दो। देखो एक फॉर्मूला भी लिख लूंगा पहले, वहीं से आपको आ जाएगा समझ। कभी आपने क्लास 11 चैप्टर गैसेस स्टेट में फॉर्मूला पढ़ा, अभी लिखना होगा। आंशिक दाब निकालने का फॉर्मूला होता है, हम उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये आंशिक दाब निकालने का फॉर्मूला है, कुल दाब गुना मोल प्रभार। बस हमने इसी को रीएडजस्ट करना। देखो हमने पी को कैसे लाके आने डिवाइड कर दिया, अपने आप मोल फ्रैक्शन आओ। देखो उसका मतलब क्या, वाई इज गो डू व्हाट, पी अपॉन पी टोटल। देखो फॉर्मूला बन गया, वाई यही निकालना है। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालने का फॉर्मूला बन गया। पी अप, देखो मैंने क्या करा, इस वाले प्रेशर से लाके यहाँ डिवाइड ही रोक दिया, बस भाग ही रोक दिया, फॉर्मूला बन गया। पी अपॉन पी टोटल। अगर आप ब्रेक करना ब्रेक कर सकते, आपने पी को ब्रेक कर लिया, पी टोटल को ब्रेक कर लिया, वो आपका मन है, लेकिन फॉर्मूला बन गया बड़ा सिंपल। ऐसे ही वाई बी कैसे निकलता है, पी बी अपॉन पी टोटल, ये भी तरीका यही है, पी बी अपॉन पी टोटल। इसकी अप्रोच भी यही है, देखो। ओके, जैसे मर्जी करें, जल्दी से इसको भी नोट करें, इसके ऊपर भी बहुत न्यूमेरिकल आता है। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना, वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाव निकालना। आपने कभी 12th में कोई बुक नहीं करी थी क्या, एनसीईआरटी वाला कुछ नहीं करा था, है ना, कुछ भी नहीं करा होगा। अब विद्या से आपको इतनी उम्मीदें हैं, बस सिलेक्शन हो गया। तब भी नहीं करी बुक्स, तो अब भी नहीं कर रहे। बिना बुक्स के क्या होगा, कुछ भी नहीं। चलिए फाइनल है ये, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज, ये सब आने चाहिए आपको। स्टूडेंट्स क्लियर, इसमें कोई डाउट ना हो। अब रिवॉर्ड्स तो हमारा पूरा हो गया, सब चीजें सीख ली हमने, ठीक है। इसके बाद टॉपिक हम शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आर्टिकल है, ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने उम्मीद है, ठीक है बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना ना कहीं पेपर नहीं बनता। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस हो रहा है, इवन इवन एडवांस हो रहा है, इवन नीट हो, यहाँ से 100% क्वेश्चन है, 100%। एक ऐसा टॉपिक जहां से कभी मतलब ये ना हो कि क्वेश्चन आए इम्पॉसिबल, रिकॉर्ड है ये हर साल का। इसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हिंदी नाम होता है अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म, अब आपको ये सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। चलो यार अटेंशन पे करना, ये तो आपको भी नोट से मिल गया, देखो। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक सोल्यूशन है, दिखना बंद करके यहाँ ध्यान दो। ये हमने एक सोल्यूशन बनाया और इसमें एक सोल्यूट दिया हुआ है हमने, लेकिन सोल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वोलेटाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब जरा ध्यान देना, इस सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ना सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सुनना मेरी बात कर, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या कितनी हो, कणों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर मतलब उसमें नंबर का रोल होता है, संख्या का रोल होता है, संख्या का, नोट मत करना। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, प्रकृति पे निर्भर नहीं करती, संख्या पे निर्भर करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए भैया आपका सिलेक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है पता है, मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स, आपके नंबर कितने आए। ध्यान रखो, सारा खेल नंबरों का है, नंबर लाने। मान लीजिए आप एक बच्चे को बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज, उसके नंबर आ गए 100,
वही फेल है वो। लीग वाले कुछ नहीं करेंगे सर। और एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 600, नेचुरली वो सिलेक्ट हो गए। नंबर का गेम है ना, सारे नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही मान लीजिए हमारी कंट्री में इलेक्शन हो, वोट डालते हैं। इलेक्शन में सब वोट डालते हैं। कौन जीतता है कौन हारता है, किसका रोल है? नंबर। जिसके वोट ज्यादा वो जीत गए, जिसके वोट कम वो हार गए। किसने वोट दिया ये मैटर नहीं कर रहा। पढ़ा लिखा था अनपढ़ था ये नहीं इशू है, नेचर मैटर नहीं कर रही। देखो नेचर नहीं डिपेंड कर रही, नंबर का रोल। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी लिखना नहीं, ये तो डेफिनेशन कभी आपने पढ़ी हो। और आपको एक बेटर वर्ड बताऊं, यहाँ पे लिखना चाहिए रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल। इससे अच्छा वर्ड है रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी समझा देंगे रिलेटिव वर्ड के बाद। ये चार होती है, मैं अपने आप डिफाइन करूंगा, पहले सुन लो आप। एक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कथनांक का उन्नयन। एक को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। और एक को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ये चार होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। लिखो पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन, डेफिनेशन लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, those properties of solution which depend upon those properties of solution which depend upon relative number of particles of solute, which depend upon the relative number of particles of solute, depend upon relative number of particles of solute and independent of their nature, and independent of their nature, and independent of their nature. Okay, called colligative properties, called colligative properties. देखो डेफिनेशन से पता लग रहा है। Those properties of solution which depend upon the relative number of particles of solute and independent of their nature. नंबर के ऊपर निर्भर करती है, नंबर। सारा नंबर का खेल होता है उसका। कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये चार होती हैं, इन चारों के नाम लिख लो यहां से। इन चारों के नाम नोट कर लीजिए। नोट कर लो इनको आप चारों के नेम। एक बार पढ़ लीजिएगा फिर कराएंगे आगे।
चारों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों के नाम सबको पता होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो पहले का पहला टॉपिक है, इसका नाम है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए बच्चे सब अटेंशन पे करिएगा। देखो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, बताओ इसमें सोल्यूट कैसा है? देखो अंडरस्टूड है ये, बार बार मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे सोल्यूट 100% नॉन वोलेटाइल है, जिसे बोलते हैं अवाष्पशील। ध्यान रखना, जिसकी अपनी कोई वाष्प नहीं बनती, जिसकी अपनी कोई वेपर नहीं होती, जिसका अपना वाष्प दाब 0 होता है, वो सोल्यूट है यहाँ पर। अभी लिखना किसी को नहीं। अभी हमने जैसे आज भी किया, कल भी स्टडी किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डॉल्टन्स लॉ, P is equal to P naught into XA plus P naught B into XB। लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, वेल नोन है। अब मैं ये मान लेता हूँ जो ए है ना, ए वो नॉन वोलेटाइल, वो क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अवाष्पशील विलय। तो पता है ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये पूरी वैल्यू क्या होगी? 0, ये शून्य हो गई। तो P is equal to क्या आ गया? P naught B into XB। इज इट क्लियर? P naught B यहाँ पे कांस्टेंट था, तो ठीक है, अब सीधा हमारे पास पॉइंट आ गया। चलो हमने एक फॉर्मूला ये भी ये बन है, ठीक है, अब यही पे रहने देते हैं। अब ना इस एक्स को तोड़ देंगे, इसको एक्स की फॉर्म में ले आते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, सबको पता। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम इस तरह से लिख देते हैं। देखिए हम यहाँ तक आ गए, ठीक है बच्चे, हम यहाँ तक आ। अब बात को समझना, देखो पी नोट बी क्या है? व्हाट इज पी नोट बी? P naught B is a vapor pressure of B when B was pure. P naught B is a vapor pressure of B when B was pure. तो B बिल्कुल प्योर था, इसे कहते हैं शुद्ध था, आपने इसको कुछ मिलाया नहीं हुआ। और P क्या है? ये बाद वाला प्रेशर है, सोल्यूट को मिलाने के बाद। देखो ये बात पक्की है, ये वाला प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ज्यादा। कल आपको कहा था ना मैंने कि सोल्यूट जाने से प्रेशर घटेगा, तो समझाया था लोडिंग, तो लोडिंग आपको सिखाई थी। देखो ये वाला प्रेशर इससे पक्का कम है। ये जो गैप है ना, गैप, ये जो अंतर है, इसका नाम क्या है? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। इस डिफरेंस को बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इधर लाके पी नोट डी से डिवाइड कर दो, जैसे इधर लाके पी नोट डी से आपने डिवाइड की, देखो अब जरा सब समझना, ये क्या है? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके रिस्पेक्ट में तो उसका पूरे का नाम क्या हो गया? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे कहता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब किसी के सापेक्ष। इसको देखो, ये तो अवनमन है, इसके रिस्पेक्ट में तो बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। किसके बराबर है? सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। देखो आप ध्यान देना, मैं इसको जरा और क्लियर कर दूं। ये हमने फॉर्मूला बना दिया, एक्स को तोड़ लेते हैं, एक्स को तोड़ के मैं ऐसे लिख देते हैं, Na अपॉन Na प्लस एनडी। देखो आप एक मैथ का बना सब, जितना जितना Na बड़ा होगा, देखो स्टूडेंट्स, जितना Na बड़ा होगा सोल्यूट के मोल ज्यादा होंगे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ते ही वैल्यू बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो सिद्ध हो रहा है, यहां से साफ दिख रहा है।
अगर सोल्यूट के मोल्स बढ़ गए तो ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणु संख्या गुणधर्म। और देखो ये ना, अभी नोट मत करना। देखो न्यूमेरिकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कभी 12th में भी तो न्यूमेरिकल आपने किए होंगे यार। थोड़ा देखिए अपनी पुरानी नॉलेज को लगाइए। आप अगर ऐसे कोचिंग पे डिपेंड होंगे ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा बाय गॉड। किसी की भी तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा ना खुद भी करना होता है, सेल्फ। आप छोटे बच्चे नहीं है, मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ना पड़ेगा, वहां खुद पढ़ना पड़ता है। आप सोचे ना, वहां को टीचर आपके साथ साथ रहेंगे पढ़ाने वाले, वहां को कोचिंग नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, वहां पे कोई ऑनलाइन लेक्चर भी कहीं से नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद हो, उसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आता है। नोट करिए। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, कौन और बताइए। तो फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। क्लियर? फॉर्मूला फाइनल हो गया? डाउट तो नहीं आता? अच्छे से बिल्कुल लर्न होना चाहिए। तो सर पी नोट भी क्या है बताओ। हाँ जी, कौन सा वेपर प्रेशर? ये लोडिंग नोड है। ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सोल्यूट को डालने से पहले, ये सोल्यूट को डालने के बाद। इस गैप का नाम क्या है? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पूरे का नाम क्या है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है? सोल्यूट का मोल्स, सोल्यूट के मोल्स। ये क्या है? सॉल्वेंट के मोल्स। अब क्लियर हो गया सब? ठीक है, अच्छे से फॉर्मूला याद हो, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। एक बार देखो, भी और समाना देखो। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे हमने ये फॉर्मूला याद किया, अब देखो इस फॉर्मूले में ना एक प्रॉब्लम क्या आती है, जरा सुनना ध्यान से।
कभी कभी क्या होता है, ये जो एन ए होता है ना, ये एनबी से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। देखो जरा सोच के बनाना, अगर ये बहुत छोटा तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, इसको ना इग्नोर कर देना चाहिए, इसको इग्नोर कर दे, और हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? नीचे का एन ए छोड़ दिया, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यार सुनते रहिए एक मिनट प्लीज। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आती है। थ्योरी में कहना बड़ा आसान है कि वैल्यू से छोटी है इग्नोर कर दो, बट कैसे पता लगा ये कितनी छोटी है, कहाँ इग्नोर करना कहाँ नहीं करना, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आपने कभी वही ना, आप देखो क्वेश्चन करके फील आती है, आप क्वेश्चन करेंगे आप फंसेंगे, आप बोलोगे बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कहाँ पे इग्नोर करना कहाँ पे नहीं करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो हम कॉम्पिटिशन क्लास में क्या करते हैं, इग्नोर करना नहीं करना उसका एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, सब देखो टेंशन ले लेना। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसका ना रेसिप्रोकल कर दो, इस फॉर्मूले का व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम, दोनों साइड को उल्टा कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। आगे बात सबको समझ, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इस एन से इसको भी भाग करो इसको भी भाग करो, दोनों को डिवाइड कर दिया, कितना कॉमन सा मैथ्स है। ये क्या आ गया, वन प्लस एन बी अपॉन एन ए। वन को इधर ले आओ, और वन को इधर लाके उसको आप सॉल्व करो, सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो। ये सिंप्लीफाई करके पता क्या, अगर डायरेक्ट दो, पी नॉट बी माइनस पी एलसीएम बनेगा, जाके माइनस करेगा तो ऊपर आ जाएगा जस्ट पी, ऊपर का पी नोट भी कट जाएगा, इसका मैथ्स आप खुद करो। देखो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, अभी नोट भी करना, यहाँ तक आ गए। अब इसका फिर रेसिप्रोकल कर दो, अब आखिरी में हमारे पास एक फॉर्मूला ये बनेगा। देखो इस फॉर्मूले का फायदा क्या हो, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखें, नीचे से एन ए गायब कर दिया, अब एन ए इग्नोर करना नहीं करना मैटर ही नहीं करता। अब देखो हमारे पास सीधा फॉर्मूला ये आ गया जो हमें कॉम्पिटिशन में अप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम आए, अब आपको सोचना नहीं कि मुझे इग्नोर करना नहीं करना, नीचे एन ए है ही नहीं, बस एक चेंज आ गया फॉर्मूले में, पी नोट बी माइनस पी अपॉन पी। अब पी नोट बी नहीं रहा, पी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो आपको इंस्ट्रक्शन है हर सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये बहुत काम आएगा। देखो घर जाके पढ़ा करो, प्रॉब्लम्स क्या करो, देखो तब अच्छा लगता है कुछ आप कर रहे हैं, ऐसा तो आप बोलते रहे कोई फायदा नहीं होने का। नोट करो इसको, वेरी गुड करो, जेई वाले बच्चे बैठे बिना कैलकुलेशन करे बिना कुछ प्रॉब्लम करे कैसे सिलेक्शन हो। सब 12th क्लास के एलिमेंट्री से फंडामेंटल सब कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है, उसका फॉर्मूला स्टडी करनी है हमने, और हिंदी में कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। और ये प्रॉपर्टीज नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, इसका नंबर सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही कहीं से, प्रकृति का कोई रूल नहीं, नेचर का कोई रूल नहीं, जस्ट नंबर मैटर्स है, नंबर। और ये देखो अल्टीमेट फॉर्मूला बता दिया, हर जगह अप्लाई करो, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा कि ये ज्यादा सक्सेसफुल फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करने में तो रिस्क है, कभी इग्नोर करना कभी नहीं करना, कैसे पता लगा है, ये लगा दो आप, और क्लियर कर लो पी नोट बी क्या है, पी क्या है, एन ए क्या है, एन बी क्या है। चले फिनिश्ड, एक कोलिगेटिव वर्डिंग हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, करें स्टार्ट, कब करें इसको, जल्दी जल्दी इसको लिखना, लिखे। तो बुक है किसी के पास एट प्रेजेंट? यस सर है। देखो एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर फटाफट, देखते हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस में, चलो एक कॉलम नोट कर दिया हमें, राइट डाउन एक क्वेश्चन लिखो, देखो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ये तो कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप होता है।
फिर एडम फॉर्मूला बनवाया, देखो देखते को न्यूमेरिकल देखते। चलिए लिखिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 80 डिग्री सेल्सियस, the vapor pressure of benzene at 80 degrees Celsius, 80 degrees Celsius is lowered by, is lowered, L-O-W-E-R-E-D, is lowered by 10 millimeter, is lowered by 10 millimeter by dissolving, by dissolving 2 gram of, is lowered by 10 millimeter by dissolving 2 gram of non-volatile substance, 2 gram of, 2 grams non-volatile substance in 78 gram of benzene, in 78 gram of benzene, 8 gram of benzene. The vapor pressure of pure benzene is, the vapor pressure of pure benzene is 750 millimeter, 750 millimeter. The molar mass of, the molar mass of substance will be, the molar mass of substance will be. Question is the molar mass of substance will be. Okay. देख पहले आराम से पढ़ो आप, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, रीडिंग करो देखो सब लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट दिस टेम्परेचर इज लोवर्ड बाय दिस मिलीमीटर बाय डिसॉल्विंग। पहले यहीं पे रुक जाओ, क्या चाहिए 10 मिलीमीटर, क्या बताओ, जितना वेपर प्रेशर लो हुआ डाउन हुआ, इसका मतलब क्या है, पी नॉट बी माइनस टी, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये पी नॉट बी माइनस टी। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे रीडिंग करो, क्या हुआ, कितना डिसॉल्व किया आपने सोल्यूट, 2 ग्राम, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, इसको हमने ऐसे लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम। उसके बाद क्या हुआ, कितने ग्राम बेंजीन में किया, 78 ग्राम, ये सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट का भार है, ब्लैक का भार। आगे बढ़ो, प्योर बेंजीन का प्रेशर, प्योर बेंजीन का मतलब पी नॉट बी है, कितना है 750, आ रहा समझ, बस अब मोलर मास निकालना, अणु भार निकालना। अब लगाओ फॉर्मूला, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एन बी, एन ए अपॉन एन बी। जो नया वाला फॉर्मूला सिखाया वो लगाना, इसमें फिर वो गड़बड़ नहीं होती कि छोड़ना नहीं छोड़ना। अब आपको देखो वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, बताओ ये वैल्यू कितनी है, ये 10 है, 10, बताओ पी कहां से लाओगे आप, बड़े आराम से निकल जाएगा भाई। आपने यहाँ पे 750 रख दिया, 750 इधर लाके सॉल्व किया, कितना हो गया 740, 740 आ रहा है सबको समझ, मैंने ये भी रख दिया। एन ए कहां से लाए, ये सोल्यूट के मोल्स है, मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ओके, नीचे सॉल्वेंट के मोल्स है, मास अपॉन मोलर मास। अब बेंजीन का फॉर्मूला ये है, इसका मोलर मास कितना है, इसका अनुभार कितना है 78 ही है, इसका अनुभार 78 ही है, देखो इसको सॉल्व करो, आया समझ, बस ये सॉल्व करना है आपको, यहां से मोलर मास मिल जाए, जब करना कितना आता है, सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी सॉल्व करिए, अपनी कैलकुलेशन भी देखिए आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, आपको ढूंढने होंगे। कितना आ रहा है 148, 148, 148 ऑप्शन भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ, बेसिक से क्वेश्चन है। तो ऐसे ना देखो बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप ही इनकी इसकी पिक भेज देना ग्रुप में यार, ये बच्चे ट्राई कर लेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है, खरीदनी नहीं है, वो कम से कम फिर यहीं से कर लें, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, सब कुछ सही है वैसा, आप पढ़ना शुरू करिए बस, बुक सारी सही होती है, अच्छी बुक है, आप पूरा इसको कर लीजिए तब भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये कि अच्छे से करना है मेन तो चीज। चलिए फिनिश हो, अब कर रहे हैं इसमें, हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसका हिंदी में है क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। इसका हिंदी में है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन। देखिए उन्नयन क्या होता है, आपको ये सिखाते हैं क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो ध्यान दीजिए। देखिए पहले इसके लिए में पढ़ना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक किसे कहते हैं, पहले यही पढ़ना पड़ेगा। पता बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है क्वथनांक। द टेम्परेचर एट विच, बताओ जिस तापमान पे क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, एक द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। समझ रहे हो आप। जिस तापमान पर, आपको सुनना, जिस तापमान पर द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उस तापमान को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग। इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये मत कहना कि जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है, ये गलत डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट पे सिर्फ दोनों प्रेशर बराबर हो जाए। देखो जैसे एक छोटी सी बात है, ये कोई लिक्विड है, इसका 100% कोनों को वेपर प्रेशर हो, ये वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है। ये वाला दाब और जो बाहर से दाब काम कर रहा है, दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर हो गए, समझो उस टेम्परेचर का नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, इसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। इस बॉइलिंग पॉइंट की एक खास बात होती है, ये ना फिक्स नहीं होता, ये फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। बताओ अच्छा क्यों, ये निश्चित क्यों नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, गलत है। पानी का कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अगर कोई पूछे ना पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सामान्य बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। वरना किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स थोड़ी ना होता। बॉइलिंग पॉइंट तो बदलता है। पता क्यों, क्या बदलने से बदलता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बदलने से। अगर किसी ने ये वायुमंडलीय दाब चेंज कर दिया ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, रिमेंबर। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होता है, नोट करो इसको। इज इट क्लियर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। इसको हम कहते हैं हिंदी में क्वथनांक। और बॉइलिंग पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट बदलता रहता है। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो सुनो, हमारा टॉपिक क्या है। अब देखो हमें क्या करना है, बस ये लाइन लिख के छोड़ो, फालतू की बातें कुछ में लिखा करो, लाइन लिख के छोड़ दीजिए, बस दैट्स ऑल। अगले पॉइंट पे देखो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं इसमें ना, इसमें एक सोल्यूट मिला रहे हैं। कैसा सोल्यूट, कैसा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवाष्पशील। वो जानता है इसके डालने से क्या हुआ, क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखो सही कह रहे हैं, बच्चे ने सही बोला, ये प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा अगर ये प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा था, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट आया, नहीं आया। तो हमें इस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ा के इसके बराबर लेके आना पड़ेगा। इसके लिए इसकी हीटिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप। जैसे कि क्या कहा था मैंने, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 है। अगर आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया ना, चीनी मिला दी ना, तो वही बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 ना हो गया ना, 100 से ऊपर 105 110 कुछ भी हो गया, ऐसे बढ़ेगा। क्योंकि आपके सोल्यूट ने वेपर प्रेशर कम कर दिया, वाष्प दाब कम कर दिया, उसको बढ़ने की जरूरत है। तभी तो बढ़ा के इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तभी तो इसका नाम क्या रखा हमने, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। जब भी इसमें आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। लिख लो ये लाइन। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, the boiling point of solvent increases. The boiling point of solvent increases in the presence of non-volatile solute. The boiling point of solvent increases
मतलब विलायक का कथनांक बढ़ता है, कहने का मीनिंग है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। इट इज क्लियर टू यू? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है हमेशा। देखो अब थोड़ा ना इसमें डिटेल है, अभी और ये लेंदी हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, ठीक है? स्टार्टिंग है। देखो लास्ट में कोलिगेटिव वर्टी का हमारा टॉपिक चल रहा था, और एक कोलिगेटिव वर्टी हमारी कंप्लीट हो गई, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इसके बाद एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, वो हो गया शुरू। तो मैंने डिफाइन किया था बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, और कॉज दिया था कि एलिवेशन क्यों होता है, समझाया था एलिवेशन क्यों होता है। दिखाओ क्या क्वेश्चन। सर मेरे को एक डाउट है, लेकिन से इसके बाद हम थोड़ी करते हैं स्टार्ट में। तो व्हाट इज सेवेंथ वन? 18 ग्राम ग्लूकोज एडेड टू दिस here, द वेपर प्रेशर वाटर और दिस एक्वा सॉल्यूशन। देखो सिखाते हैं। देखो आपको एक फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने बताया था, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। याद है सबको? देखो बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए किसका क्या मतलब है। बताओ पी नॉट बी क्या था यहाँ पे? वेपर प्रेशर बी व्हेन बी वाज प्योर, प्योर जिसको शुद्ध कहते हैं ना, ये वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, ये होता है सॉल्यूशन का, ये सोल्यूट के मोल, ये सॉल्वेंट के मोल। इतनी बात सबको आती है? ठीक है ना, क्लियर है ना? आपको मैंने इस फॉर्मूले का एक ऑल्टरनेट भी सिखाया था, बताओ क्या था? बिना देखे बताओ। मैंने कहा था हाँ, बताओ, बोलो कोई। पी नॉट बी माइनस टी अपॉन पी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। आपको मैंने कहा था आपको सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के इससे करने चाहिए। क्लैरिटी हो बिल्कुल? एग्री? ठीक है ना? और एक और बात, आपको लास्ट टाइम मैंने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कप्तानांक कहते हैं। बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो नोट्स मत देखा करो, ये कह लो देखना शुरू कर देते हैं। ये काम घर पे किया करो, घर पे प्रॉपर लर्न किया करो। आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं पता सुबह से, उसको बिल्कुल टिप्स पे करो। ये फॉर्मूले तो आपको ऐसे रट्टे में होने चाहिए, कुछ भी पूछ लेंगे। बताओ को बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चलो बताओ। ठीक है। हाँ, द टेम्परेचर एट विच एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं ना, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसका नाम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। आई बात सबको समझ? इसको हिंदी में कप्तानांक कहते हैं। अच्छा क्या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? नहीं होता। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? दैट्स द पॉइंट। ये एटमोस्फेरिक प्रेशर बदलता रहता है, ये प्रेशर बदलता रहता है, बॉइलिंग पॉइंट बदलता रहता है। जैसे किसी ने ऐसे कह दिया, भाई आजकल पेट्रोल की कॉस्ट 100 रुपीज है, 100 रुपए है, क्या पेट्रोल का रेट फिक्स है? कहीं नहीं है। पूरा इंटरनेशनल मार्केट ही आ गया पेट्रोल। अब इंटरनेशनल मार्केट महंगा कर देंगे, महंगा कर देंगे, सस्ता कर दे, सस्ता कर देंगे। हाँ, चीनी है, शुगर है, शुगर हमारी इंडिया की बाहर से नहीं आती, ये हमारे हाथ में है, इसका रेट फिक्स है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो कुछ चीजें इंटरनेशनल मार्केट में है, कुछ हमारी मार्केट में है, वो फिक्स है, अदरवाइज ये वेरी करती है। तो ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। आपने कभी बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्टेड एक बात सुनी है? देखो जरा ध्यान देना सब लोग। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में छोटा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं हिल स्टेशन की। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना, आप भी कभी घूमने के लिए कभी नोटिस किया आपने, वो क्या करते हैं, जो भी खाना बनाते हैं, किचन में जो भी खाना बनाते हैं कुकर में बनाते हैं। देखो सुन लो सब लोग, ये जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। वो किचन में कोई भी सब्जी बनाएंगे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं करते। हम कभी कढ़ाई बना लेते हैं, कभी कुकर में बनाते हैं, कभी कुछ। लेकिन हिल स्टेशन पे ऐसा होता है, जो पहाड़ों पे रहेगा वो खाना हमेशा कुकर में बनाएगा। ओके, ये बड़ी अजीब बात है ये। बताओ क्या रीजन है इसका? है? इससे क्या हुआ? पूरी बात बताओ। क्या, दोबारा बताओ। नहीं बताओ पहले, हिल स्टेशन की प्रॉब्लम क्या है वहां पे? दैट इज ट्रू, सही कह रही है। हाइट पे जाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। हाइट पे जाने से हाइट पे जाने से वेपर प्रेशर और ये एटमोस्फियर प्रेशर कम हो जाता है। ये बात सच है कि हाइट पे एटमोस्फियर प्रेशर कम है, वायुमंडलीय दाब कम है। इससे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। देखो, जो बैठ जाओ, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे 100 मिलेगा ना, पता लगा पहाड़ों पे यही बॉइलिंग पॉइंट 80 हो गया। इससे पता क्या हुआ? पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। और आपको पता है जब भी हम खाना वाना बनाते हैं ना, सारा काम पानी कर रहा होता है। बेसिकली इनडायरेक्टली हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं। अगर पानी वहां से उड़ के निकल जाएगा तो हमारा वो खाना, सब्जी वगैरह कैसे बनेगी?
इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कुकर। कुकर ने क्या करा, कुकर ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया, कुकर ने अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया। जब अंदर का प्रेशर बढ़ा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कभी ऐसा हुआ कि कुकर में कुछ पानी वानी हो और आपने उस पानी को टच करके देखो कितना गर्म होता है, एकदम स्किन जल जाती है। उसका रीजन होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और उतना हाई करने के पीछे रीजन है अंदर प्रेशर बहुत हाई होना। तो जो कुकर में खाना बनाने के पीछे रीजन है वो रीजन है बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना, बॉइलिंग पॉइंट को अप करना। क्लियर हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनी। चलो खैर, अब देखो उनके पास एक न्यूमेरिकल था, इसको नोट करो, दैट्स बेटर है। अब इसे करेंगे प्रॉपर, इसका आंसर निकालेंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added to 178.2 gram of glucose of water. 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of water, the vapor pressure of water in torr for this aqueous solution is, for this aqueous solution is, बातें नहीं करनी किसी ने। The vapor pressure of water in torr, torr में निकालना है प्रेशर, for this aqueous solution is, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है। पानी है हमारे पास कितना, 178.2 ग्राम, उसमें हमने ग्लूकोज मिलाया कितना, 18 ग्राम। जब उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया ना, तो वो कह रहा है ये बताओ पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा। अब हमें नया वेपर प्रेशर निकालना। जितनी बात सबको आई समझ, क्लियर हो रहा है। देखो अभी नोट मत करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग बनाया होगा। पहली बात, इस क्वेश्चन करने के लिए हमें फॉर्मुला ये लगाना है। आपको लिखे हुआ था नेसेसरली, यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें कि क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट क्या है। ये लीजिए मैंने फॉर्मुला लिख दिया, ये माइनस है, नो डाउट ये। चलो अब देखो हमारे पास ना क्या क्या अवेलेबल है और हमें क्या चाहिए। जैसे एन में क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, बड़े आराम से निकल जाएंगे। मास है ना हमारे पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है, इससे हम मोलर मास निकालेंगे, अणु बाहर निकालेंगे, आराम से मोल्स निकाल लेंगे, ये हमारे पास है। पानी के मोल्स चाहिए नीचे, वो भी हमारे पास है। ये दोनों फैक्टर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है बताना, जल्दी बोलो क्या निकालना है। तो इसमें फॉर्मूले बताओ क्या निकालना है, पी निकालना है, करेक्ट। ये पी तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सोल्यूशन है, यही तो निकालना है, ये निकालना है पी। ये मैं कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, पी नॉट बी। ये है इस क्वेश्चन की ब्यूटी, जानबूझ के पी नॉट भी गायब कर दी, दिया ही नहीं। देखो ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ओके डजंट मैटर, लेकिन जानबूझ के पी नॉट भी नहीं दिया। आपको जानता पी नॉट भी कितना रखा जाए है, पी नॉट भी कितना रखे बताओ। नहीं नहीं नहीं, पी नॉट बी, पी नॉट बी इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आराम से पहले सोचो, रिलैक्स होकर सोचो, पी नॉट बी कहां से लाए। पी नॉट बी क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, विलायक का वाष्प दाब है, कहने का मतलब ये है। कहां से लाए, तो ये दिमाग लगाओ, एक दो मिनट के लिए सोचो, यही तो क्वेश्चन की क्वालिटी है। अगर ये मिल जाए तो मैं भी कर दूं फटाफट। नहीं नहीं, आप समझ, फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। फॉर्मूले में तो यही नहीं पता ये कहां से निकल जाएगा, मैं बताता हूँ। अब बात मत करिए, बात मत करिए, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है। बताओ वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ये वाला है। उस टाइम सबको पता है कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर है। मानते हो आप, आपको पता है जब ये बॉइलिंग पॉइंट होता है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमोस्फेयर। तो हम ये मान लेंगे कि जो पानी का वेपर प्रेशर है 1 एटमोस्फेयर है। इज इट क्लियर, सुन लो पहले, हम इस क्वेश्चन में ये बात मान के चल रहे हैं कि हम 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे काम कर रहे हैं। जैसे इस टाइम यहाँ का प्रेशर 1 एटमोस्फेयर, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम इस टाइम 1 एटमोस्फेयर प्रेशर पे काम कर रहे हैं। और 1 एटमोस्फेयर में कितने टूर होते हैं, 760, 760। आया सबको समझ। देखो आराम से, घबराने की कोई बात नहीं है, जानबूझ के क्वेश्चन को ट्रिकी बनाएंगे।
वो ट्रिकी बात यही थी कि आपको ये मानना ही है, मानना क्या, बस अंडरस्टूड था कि आप 1 एटमॉस्फेयर पे काम कर रही है। आप रख दीजिए कि जो पानी का वेपर प्रेशर है यहाँ पे 760 है। अब लीजिए अगर मैं इन चीजों को सॉल्व करूं तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आया आपको समझ? ठीक है ना? देखो, जैसे मैं वो पढ़ने का तरीका बताऊं, कभी कभी लगे ना ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं, टफ नहीं होते हैं। आप क्या करें, शुरुआत में हमेशा एनसीईआरटी से किया करें। जैसे मैं कुछ भी आपको यहाँ पढ़ाता हूँ ना, तो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो किया करें। एनसीईआरटी तो आपकी ऐसे बुक का बिल्कुल बेसिक, जब आप वहां से पढ़ेंगे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आएगा, फिर देखो चीजें बड़ी अपने आप हो जाती है। ये सब वहीं से उठा के तो लाते हैं, वहां पे ये फंडामेंटल्स है। अब तो आपको क्लियर हो गया, होपफुली सॉल्व करने ना आंसर आएगा बिल्कुल पक्का। चलो भाई, और कुछ किसी को पूछना, और कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट? पढ़िए, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ क्लास में रोज की यही है हमारा पॉइंट कि प्रॉब्लम्स करिए। आप जब भी यहाँ आए, जैसे कल सेकंड सैटरडे है, देखो एक मिनट, कल चांस की बात है यहाँ पे ऑफ है, कल ऑफ कर रहे हैं ना, डजंट मैटर, कल मेरे पास टाइम था, कल मैं 2-3 घंटे क्लास ले लेता। लेकिन क्या करते हैं हम, डाउट से लेते हैं। नहीं करते रिकॉर्डिंग, हम डाउट से लेते हैं। और डाउट्स तो हो आपके पास, तो कभी होने की नहीं, आप पढ़ते ही नहीं, घर पे करते क्या? लाइफ स्टाइल गलत है ना, बस आगे चले गए, आगे चले गए। अरे क्या आपने वही, चलो खैर, आपको सोचना है, रोज रोज कहने का कोई फायदा नहीं। बस सबको डाउट, और कुछ किसी को पूछना है, को डाउट, तो थर्मो से तो पूछना, पूछो। अगर डाउट शेयर करो, जो भी किसी के बल तो हम जब कंफ्यूजन हो, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब पढ़ेंगे नहीं तो कंफ्यूजन कैसे होगा? जब पढ़ेगा नेचुरली उसे कंफ्यूजन हो। तो डॉक्टर हमजा, अगर डॉक्टर बनना है ना सच्ची में, तो मेहनत करनी होगी, वरना तो वैसा कई लोग इतने बायो लेके बैठे हैं, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि सबको पढ़ना ही नहीं आता, सबको मेहनत नहीं करते। देखो एक और डाउट है इनके बस। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिखिए, कैलकुलेट, नोट करिए पहले, कैलकुलेट द बोर्न एनर्जी ऑफ, बोर्न एनर्जी हिंदी में कहते हैं बंद ऊर्जा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन C2H2। बात को सुन लीजिएगा, कैलकुलेट द बोर्न एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द बोर्न एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन C2H2। देखो बच्चे, ये हमें निकालनी है, ये हमें एनर्जी निकालनी है। अब कुछ डेटा हमारे पास है, क्या डेटा है? ये एक रिएक्शन दे रखी है हमें, एक हमें रिएक्शन दे दी। ओके, नोट कर लीजिए, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये C2H2 है, इसकी एंथैल्पी है 225 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसकी एंथैल्पी है 225 किलो जूल पर मोल, 225 किलो जूल पर मोल। इसके बाद एक डेटा हमारे पास और है, वो ये दिया हुआ है, इसकी एंथैल्पी है 1410, 1410 किलो जूल पर मोल। एक डेटा और है, वो ये दे रखा है, इसकी एंथैल्पी है 330 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है सब। एक चीज और दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी दे रखी है 350 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये सब चीजें हमें दे दी, ये भी प्रोवाइड कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। आप कह रहे हैं ये निकाल के दिखाओ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ये हमें कैलकुलेट कर। ठीक है, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इनको सिखा देते हैं, आप 2 मिनट लगेंगे कराने में। हमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी चाहिए, तो करें स्टार्ट। पहले समय लीजिए, लिख लेना बाद में। आप पहले मेरे को ये बताइए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो पहले आपसे पूछूंगा, अगर वो आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको शायद पता होगा, इस एंथैल्पी का नाम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। हम इसे कहते हैं हिंदी में अभिक्रिया की एंथैल्पी, नाम है इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आप में से किसी को पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बोर्न एनर्जी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक फॉर्मूला है इन दोनों के बीच में? किसी को फॉर्मूला आता है? मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बोर्न एनर्जी में रिलेशनशिप है, एक संबंध है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो किसी को आता है? मैं लिख देता हूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आप चेक क्लास कर लो, आई हैव नो प्रॉब्लम, बस कल टाइम होगा, समेशन ऑफ
बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो ये हमारे पास एक वेल नोन फॉर्मूला है, बहुत कम का काम का फॉर्मूला है। इसका सिंपल सा हिंदी मीनिंग है, अभी कारकों की बंद ऊर्जा का योग माइनस उत्पादों की बंद ऊर्जा का योग। सिंपल सा फॉर्मूला। रिएक्टेंट्स जो है उनकी बॉन्ड एनर्जी का सम कर दो, प्रोडक्ट्स का भी सम कर दो, द डिफरेंस इज व्हाट एंथैल्पी रिएक्शन। बताओ ये क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्मूले से करने जा रहा हूं। देखो मैं क्या करूंगा, ये मेरा रिएक्टेंट है अभिकारक, ये भी अभिकारक, ये एक्चुअली मेरा उत्पाद है। मेरे को इसकी बॉन्ड एनर्जी चाहिए, इसकी भी चाहिए नो डाउट। पता है C2H2 का क्या स्ट्रक्चर होता है? C2H2 का ये स्ट्रक्चर होता है, C2H2 इसी को बोलते हैं। इसकी भी बॉन्ड एनर्जी है, इसकी भी है, इसकी बड़े नाम से निकाल लेंगे। अब ये फॉर्मूला गेम है, लेकिन पता अब क्या है, आप मुझसे को बता सकता है ये एंथैल्पी क्या चीज है? इनको ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? ये मत बताओ कि सॉलिड इनटू गैस हो रहा है, ये तो मैं भी जानता हूं सॉलिड इनटू गैस है, ये नहीं बोलना है आपको। इसका मतलब ये क्या है? नहीं मान, सब्लिमेशन कहने से, चलो सब्लिमेशन है, यू राइट। इस कॉन्टेक्स्ट से बात करो, जो टॉपिक हम चल रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट से बताओ। सब्लिमेशन है, लेकिन सब्लिमेशन के में फायदा कुछ नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड एनर्जी है। क्योंकि आपने कार्बन को सॉलिड से गैस बनाया ना, तो कार्बन के बॉन्ड तोड़ दिए आपने। बात को सुनना, आपने बॉन्ड तोड़ दिए। कोई सॉलिड से गैस कैसे बनता है? बॉन्ड तोड़ के ही तो बनता है। तो बच्चे ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है, कम ऑन द पॉइंट। वो कहेंगे नहीं, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, आपको कुछ समझना है। ये बॉन्ड एनर्जी है, जो मेरे को यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, मैं रखूंगा भी इसमें। एग्जैक्टली हाइड्रोजन का मोलिक्यूल एटम बन गया, जो हाइड्रोजन का अणु था आपने उसको परमाणु बना दिया। कैसे बना दिया? अणु से परमाणु, बॉन्ड को तोड़ा ही तो है, ये भी बॉन्ड एनर्जी है। समझ गया? बताओ भाई। देखो वही ना, छोटे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें करनी सीखे, बड़ी अपने आप आ जाएगी। आप किचन में खाना बनाने के लिए गए, पहले आपको सिंपल थोड़ा बहुत पानी वानी गर्म करना आ गया, चाय बनानी आ गई, पहले एलिमेंट्री काम तो आए। फिर देखो आप अपने अभी जितने लोग खाना बना सकते हैं। आप एकदम बड़ा काम शुरू करोगे ना, छोटे छोटे आपको आते नहीं, तो बड़ा काम गलत ही गलत। तो वही है, अभी थोड़ा सा हमारा पढ़ने का वो है ना, हमें बेसिक स्टडी करने चाहिए, अपना बात है। चलो खैर, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको क्लियर हुआ? ये भी बॉन्ड एनर्जी, ये भी बॉन्ड एनर्जी। अंडरस्टैंड? देखो अब मैं आप वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो बच्चे, अब मैं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। आप देखना वैल्यू कैसे पुट करूंगा। ये रिएक्टेंट है, कितनी है इसकी बॉन्ड एनर्जी? वो लिखी है 1410, तो मैंने कर दिया 2 into 1410। एक बात और होती है, ये 1410 किलो जूल पर मोल होगी। मैं इसको बोला नहीं, यस पर मोल, मैं वो जान के, देखो लिखा भी हुआ है मैंने वो थोड़ा सा, ये भी सब किलो जूल पर मोल ही है। तो मैंने 2 मोल थे ना, तो 2 गुणा 1410, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? कितनी है? 330। आ रहा है समझ? ये रिएक्टेंट्स है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। ये हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की निकालनी है मेरे को, एक्स मान लिया। 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितनी है? कितनी है? 350। 2 into 350, ये दो ऐड कर दो। और ये एंथैल्पी मेरे पास है 225। बताओ क्लियर हुआ बच्चे? ये बच्चों वाला मैथ्स फटाफट कर देना, और अंडरस्टैंडिंग मेरी। बताओ गर्ल्स, देखिए पढ़िए पढ़िए, मेहनत करिए, और सिस्टम से करिए, सिस्टम से। ये PYQs है, PYQs करते हैं बच्चे, बस वो ये कि ये लास्ट चेंज होती है। पहले एक बात थोड़ा सा बुक में से जाए, फिर बहुत आसान लगता है। लीजिए करना, किसी को कॉपी करना, मैंने बोला ना कल क्लास कर लो, चाहे आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना करो। मेरे एग्जाम में ड्यूटी होगी, मैं यहीं से डायरेक्ट चला जाऊंगा, कल ऑफ रहेगा। अंडरस्टूड? चलो इसे कॉपी करना कर ले भाई। तो वही है, देखो सिस्टम से करना, और इतना आसान काम है। अपने आप को ना सोचा करो हम कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लेवल है इसका। बस वही है कि थोड़ा सा लगने की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी। अभी नीट के अंदर ही प्रॉब्लम थी इस तरह की ना, 2025 में भी ऐसी प्रॉब्लम थी। और कुछ बच्चे किसी को पूछना, और किसी के पास कोई डाउट पूछो, डरा मत करो, कोई हेजिटेशन नहीं। ये कोई आपका कॉलेज स्कूल नहीं है, कोई आपको पीट देगा मार देगा। कोई बात पूछा करो जो पूछनी है। देखो इनके पास एक दो डाउट्स और है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हटाएं ये सब, हटा दें इसको। बस हिंट नोट करना होता है, बाकी घर पे कैलकुलेशन करनी।
देखो एक दो डाउट्स हो रहे हैं, चलो गुड, अच्छी बात है, सब डाउट लेके आ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, इसकी समरी बना रहा हूँ। मेरे पास है 0.75 मोल है, किसके? एक आइडियल गैस के। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये एक्सपैंड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक्सपैंड, एक्सपैंड लो, फैलना, प्रसार होना, है ना, एक्सपेंशन। कैसे हो रहे हैं? आइसोथर्मली। क्या होता है? बच्चे बताना, बॉयज बताना, क्या होता है आइसोथर्मली? अरे सोच लो यार, आइसो का मतलब, एक मिनट, ये बैठे ना जो हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर हमजा, बताइए आइसोथर्मली का मतलब क्या है? हैं? नहीं बताना? तो नहीं बताना? याद नहीं है इसमें, याद ही नहीं करना ना, यही तो बात है। कुछ चीजों में याद नहीं करना होता, समझना होता, समझ जाओगे भूलोगे नहीं। तो किसी बच्चे को नहीं आता, किसी बॉय को नहीं आता। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, सेम, सम। अंडरस्टूड, समतापी। एक टेम्परेचर को बोलते हैं आइसोथर्मली, सेम टेम्परेचर पे काम है। छोड़ो खैर, हमारा क्वेश्चन ये है, इतने मोल आइडियल गैस है, गैस एक्सपैंड हुई, आइसोथर्मली हुई, उसका वॉल्यूम यहां से हो गया। देखो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन, द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड इज, आपको लगाना है कि अधिकतम कार्य कितना मिलेगा, वर्क निकालना है। पहले एक बात का मेरे को आंसर दो, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है? जल्दी बताओ, इतनी देर नहीं लगती है। क्यों जी? बताओ कौन कर रहा है इरिवर्सिबल, रीजन भी देखो, जल्दी बताओ। आप सब गलत कह रहे हैं, मैक्सिमम मेरे को शो कर रहा है रिवर्सिबल है। भाई साहब आप भूल रहे हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क इज मोर देन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। आपके नोट्स में लिखवाया था, सुन लीजिए जाके, नोट्स में देख लीजिए चाहे तो। रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क इज मोर देन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क इज मैक्सिमम। कंप्रेशन में उल्टा हुआ था, तो मेरे को रिवर्सिबल वर्क निकालना है। डिसाइड हो गया, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, बोलो बोलो, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1। हाँ जी, यही बोलना पड़ेगा। बस अब सब चीजें हमारे पास है, मोल्स हमारे पास है। आर की वैल्यू क्या रखोगे? अरे मैडम 0.9 ना, 8.314 जूल में निकालना आंसर। प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस की कमी हुई शेयर, ये नहीं हमें नहीं आता, हम सब कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करी हमने। जिससे कैल्विन बना लेना, अब तो आप कर लेंगे, इनका डाउट अब तो कर लेंगे ना, सिंपल मैथ से लॉग देखो करना पड़ेगा। जैसे लॉग 25 बाई, आपको पता है 15 आ जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। तो लॉग 5/3 को सॉल्व कैसे करोगे आप? लॉग 5 माइनस लॉग 3। अब लॉग 3 तो मैंने याद करा दिया था आपको, पहला कराया था। लॉग 5 कहां से लाएंगे? लॉग 10/2 कर देना, समझ गई आप? लॉग 10 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 3, सारे लॉग में आते हैं, हम कर लेंगे आराम से। डन है, कर दे, रब कर दे इसको। एक और न्यूमेरिकल है, देखो इनके पास। The molar heat capacity of water at constant pressure is this when this kilojoule of heat is applied to। ये दोनों क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इसको जरा समझ लें, मेरे पास है मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ये है 75 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। कह रहे हमने क्या किया, 100 ग्राम पानी लिया, बात को सुनना, 100 ग्राम पानी लिया, ये पानी की है एक्चुअली, वाटर की है ये। तो पानी की बात हो रही है, 100 ग्राम पानी है, हमने इसको 1 किलो जूल हीट दी। 100 ग्राम पानी को हमने 1 किलो जूल हीट दी। कह रहे ये बताओ when this kilojoule of heat is supplied to water here which is free to expand the increase in temperature, okay, ये कह रहे डेल्टा टी कितना होगा? वेरी सिंपल, तापमान कितना बड़ा ये पता लगाना है। अब देखो, कभी एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस हुआ हो, एक बात और है, कुछ और दे रखा है क्या? ओके ओके, हाँ, एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ था शायद, देखो, डेल्टा एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा, हुआ डिस्कस। एक फॉर्मूला कराया हो शायद मैंने आपको, एनसीपी डेल्टा। डेल्टा एच को एंथैल्पी कहते हैं, या हीट कह दो आप, कोई बात नहीं है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी है, और ये राइज इन टेम्परेचर है जो आपको निकालना है। बस मैं वैल्यू रखूंगा, 1 किलो जूल का मतलब 1000 जूल। मोल्स निकालने मेरे को 100 ग्राम पानी है, 100/18। सीपी कितना है? 75। और मेरे को क्या निकालना है? राइज इन
टेम्परेचर ये सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? एलिमेंट्री सा मैथ्स बताओ, कुछ करना है क्या? कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब। और बताओ, कुछ और किसी को पूछना, और कोई ऐसा क्वेश्चन, और कोई डाउट, कोई न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम? अपने बुक लिखी नहीं मोटी सी, वो कहाँ है? अब बुक बदलते रहते हो यार, एक बुक के पीछे बढ़ो, उसको पूरा करो। ये लीजिए।